हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र, समान अध्ययन, पूर्वालोकन, भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये प्रश्न पत्र जो है ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राचीन भारत के इतिहास, इसके अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास और इसके अंदर जो है टोटल 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास है और इसके अंदर जो है टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में अब तक जो मैं चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 30 तक, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 30 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ बच्चों के डिमांड पे बना रहा हूँ। ये उन बच्चों के डिमांड पे बना रहा हूँ जो बच्चे कहते थे कि सर मैं इस बुक को तो पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, तो आप छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं रिवीजन कर सकूं आपके वीडियो से इस पूरे बुक का। तो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं। अगर आप पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये और भी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट वीडियो से पढ़ लीजिए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप एक बार पढ़ भी लेंगे। अभी जो मैं आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूं वो है चैप्टर 31 से लेकर और चैप्टर 37 तक। और अगर आप हमारे चैनल पे अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चैप्टर 31 से लेकर चैप्टर 37 तक। और हाँ, ये जो बुक है ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और इसके अंदर जो है 30+ क्वेश्चन जो है इसी बुक से डायरेक्ट बीपीएससी के अंदर आता है, जिसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री से, अगर मैं बात कर लूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 20+ क्वेश्चन जो है इस बुक से आता है। कुछ बच्चे का डिमांड है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो कुछ दिन में आपको जो है इस बुक का पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आज का पहला टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। ये दो टॉपिक है इसी के अंदर इंक्लूड है। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये किया था मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो ये रखा था हसरत मोहानी ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया था 1929 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1945 से पहले जो है 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। ये आप देख रहे हैं आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वीडियो को बार बार देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज
किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो ये लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो है ये पहली बार की थी आईएनसी का। तो लाहौर अधिवेशन 1929 आप इसको रट लीजिए जुआ पे, ये हमेशा एग्जाम्स में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ये इतिहास के लिए इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि देखिए ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो पॉइंट कर रहा है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो ये भी जो है बिल्कुल आपका गलत है, यानी इसका हो जाएंगे केवल एक सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये है लाहौर अधिवेशन। अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की थी? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसका हो जाएगा अप्रियता उन्मूलन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके दूसरे टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा कब किया गया था? तो ये 1930 में दांडी यात्रा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो ये कहां से उन्होंने? तो साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये किया था साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो देखिए सबसे अधिक जो था वो गुजरात से थे लोग। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे अधिक गुजरात से हैं और अपने अपने स्टेट का अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहाँ का ध्यान रख लीजिएगा। ये अभी आप देखिए महाराष्ट्र में 13 हैं, उत्तर प्रदेश में 8 हैं, कच्छ में 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बम्बे से 2, यहाँ पे नेपाल से भी 2 थे और सिंध से 1 थे। तो उनका नाम था आनंद हिंगोरानी। आनंद हिंगोरानी जो थे ये सिंध से थे और नेपाल से 2 था। इसमें महावीर खड्डक, बहादुर सिंह गिरी। और आपके जो हैं बिहार से जो हैं एक है गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी, आप इनका नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के जो नमक आंदोलन में भाग लिया था ये सबने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, इन सबों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ये है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे अधिक मानी जाती है। गांधी जी ने
1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो ये कहाँ से आरंभ किया था? तो ये उन्होंने साबरमती से आरंभ किया था। देखिए यहाँ पे जो है डांडी से उन्होंने आरंभ किया था। अगर डांडी दिया हुआ है तो डांडी से सबने अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है, तो डांडी से उन्होंने आरंभ किया था। वो 12 मार्च को स्टार्ट किए थे साबरमती आश्रम से। कहीं कहीं आपको साबरमती आश्रम भी आंसर में देखने को मिलेगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो वहाँ पर डांडी अगर ना हो तो साबरमती आश्रम के साथ भी आप जा सकते हैं। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन का समय लगा था। यही बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा था कितना दिन समय लगा था। और इसके बाद जो है वो 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर, है ना, नमक कानून को भंग कर सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए थे। अगला जो क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, तो ये दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? देखिए ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, तो ये 24 दिन तक चला था। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? देखिए सबसे पहले जो है इसमें से कौन सी घटना घटी है, आइए हम लोग देखते हैं। तो दांडी मार्च की बात करते हैं तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और साइमन कमीशन का आगमन जो है 3 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन। अगर गांधी अरविंद समझौता की बात करते हैं तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? साइमन कमीशन। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। ये किसकी तिथि मानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा उन्होंने शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच चुके थे। तो ये है आपका, देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन है और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, नमक आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था, तो ये सही है, ठीक है। और बी कह रहा है कि गांधी जी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में दें, तो ये गलत बात है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहा है कि कौन सा पॉइंट जो है सही है सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये 2 पॉइंट है, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सही है। तो देखिए ये महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। देखिए अब कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है यानी इसके हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसके संबंध है? तो यह है गांधी की दांडी यात्रा से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है? तो ये है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये कथन जो है वो असत्य है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो ये जो है साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन जो है दांडी में हुआ था, ये जो है ये असत्य है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये लिया था अब्बास तैयब जी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में थे महात्मा गांधी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये है सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो वो था वेब मिलर। वेब मिलर को गांधी जी जो है ये साबरमती आश्रम में ठहराया था दांडी मार्च के दौरान। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट
वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, तो ये है वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो है ये वेब मिलर था, ये विदेशी पत्रकार थे। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये है सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। क्या आह्वान इन्होंने किया था? इन्होंने आह्वान किया था कि पैठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो लाल कुर्ती दल जो है ये अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन का नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लाल कुर्ती आंदोलन का नेता थे। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का जो नायक था उनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला जो क्वेश्चन है जियात रंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो जियात रंग आंदोलन जो है ये मणिपुर में आरंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये हिस्सा था किसका? सबने अवज्ञा आंदोलन का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को महत्व दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की। प्रभावती देवी जो है ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अब यहाँ से हम लोग गांधी इरविन समझौता के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये गांधी इरविन समझौता हुआ उसका मुख्य रूप से। तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ उसका मुख्य रूप से क्या है? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो गांधी इरविन समझौता में जो है ये आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, तो ये तो सम्मिलित था। और दूसरा जो है ये असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है पुलिस ज्यादती की जांच के लिए जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव को अस्वीकृत करना, तो ये गलत है। केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, तो ये सही है। यानी 1, 2, 4 इसके सही हैं। और यहाँ पे इसके पॉइंट दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये 1931 को हुआ था। आप इसको याद कर लीजिए, 5 मार्च 1931। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अगला जो क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए यहाँ पे इरविन गांधी समझौता दे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये है सबने अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो यह है तेज बहादुर सप्रू। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा था, कौन? सरोजिनी नायडू। गांधी इरविन समझौते के में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अब यहां से हम लोग कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे हमारे।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ये किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिस अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था? तो ये माना था सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार रखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद जो है ये आपका भगत सिंह को फांसी हो गया था 23 मार्च को। और इसके बाद जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, और इसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले यही घटना घटी थी, गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना, और इसके जो है तुरंत बाद जो है इनको फांसी दे दिया गया था भगत सिंह को। तो ये हो जाएंगे आपके 4, और यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। सिर्फ कितना दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर में इनको फांसी दे दिया गया था भगत सिंह को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को हुआ था, 18 दिन के अंदर। और किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। और किनको दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया भी है। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में 23 मार्च, देखिए 26 और 23 मार्च 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1931 में। कब? 7 सितंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसके बाद राजगुरु को फांसी हुआ था, गांधी इरविन समझौता। देखिए सबसे पहले तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इधर 3 है, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो गया था 23 मार्च 1931 को। फिर उसके बाद 1931 में ही INC का अधिवेशन हुआ था कराची में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए हमको इसको क्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर पूना समझौता, यहाँ पे भगत सिंह को फांसी हो गया था गांधी इरविन समझौता के बाद। तो 1-3 हो जाएगा, 1-3 है कहीं, तो देखिए 1-3 इधर भी है, 1-3 इधर भी है। और इसके बाद जो है इसके यहाँ पे 1931 में कराची का अधिवेशन हो गया था, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे D। और ये पूना समझौता सबसे लास्ट में हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, भगत सिंह को फांसी जो हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। और INC का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो मतलब 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग गोलमेज सम्मेलन से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो है ये लंदन के अंदर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, ये नहीं है, ये देखिए ये गलत है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व है ये KT पॉल ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था 1930 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो लिए थे महात्मा गांधी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, और उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय। अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग नहीं लिए थे ये जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिए थे, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और प्यारेलाल नैयर जो है ये भी भाग लिए थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भाग नहीं लिए थे, गांधी जी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भाग ली थी और मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है ये महात्मा गांधी ने किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो थे महात्मा गांधी उपस्थित थे। देखिए यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है और हमें इसको चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत है ना। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने अंतर्निहित था। तो ये कथन जो है वो सही है आपके। तो इसके हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। तो गांधी जी ने जो शिरकत की थी ये केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए तो वे कहाँ ठहरे थे। तो वे जो ठहरे थे इसमें से किसी में भी वो नहीं ठहरे थे। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो कहाँ ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देता है। एस राजपूताना नामक किसे जलपोत से वो कहाँ पहुंचे थे, लंदन पहुंचे थे और वो लंदन के किंग सले हॉल में ठहरे थे। किंग सले हॉल में वो ठहरे थे। तो ये दो नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था। तो एस राजपूताना। देखिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है तो आपके भी एग्जाम्स में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे। तो वो लंदन से खाली हाथ लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो देखिए ये जो प्रश्न था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर वो असफल रहा था। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो था बी आर अम्बेडकर। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि उसने प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और इस पे हमको विचार करना है। कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। तो ये बिल्कुल सही है। पूना
पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएंगे डी। अब यहां से हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा ईयर को। इसके जो पहले क्वेश्चंस हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन है और रीजन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था। तो ये बिल्कुल सही है। और इसका जो रीजन है, कह रहा है कि इसके तहत जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे ए। और ये जो है इसके रीजन भी हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो देखिए, ये बौद्ध को उसने नहीं किया था, बाकी मुसलमान को, अनुसूचित जाति और सिखे को किया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था? तो आमरण अनशन जो है ये कम्युनल अवार्ड के समय जो है आरंभ किया था महात्मा गांधी ने। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसीलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो ये है 71। देखिए, ये सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें दी गई थी। पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो यह है दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। पूना समझौता का उद्देश्य था, पूना समझौता का जो उद्देश्य था वो क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। यहाँ पे असर्शन है और रीजन है, कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं तो उसके मध्य से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और ये असर्शन का रीजन भी है। तो इसके हो जाएंगे ए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया था? आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932, आप इस पूरे डेट को याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। तो गांधी जी ने नहीं, गांधी जी के समर्थक ने इस पे हस्ताक्षर किए थे और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर है। तो अगर इसमें 4 ही ऑप्शन है तो आप डी के साथ जा सकते हैं। अगर आप डी के साथ नहीं जा सकते हैं तो इस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के आप आ जाइएगा। अगर 5वां ऑप्शन होता तो फिर आप ई के साथ जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो ये है पूना समझौता। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो ये है गांधी जी। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। देखिए,
1932 में पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी की रुचि जो है सबने अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वो पूरी तरह से अस्पृश्यता यानी विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे और इस प्रकार जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीडी बिरला। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रथम प्रेसिडेंट थे ये जीडी बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का जो पूर्व नाम था यह था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था यह है बाबू जगजीवन राम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहा था BR अम्बेडकर ने। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ से हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की जो स्थापना हुआ था इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुआ था ये पटना में हुआ था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो ये कब हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था और मार्च 1934 में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें जो है ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। तो ये बिल्कुल गलत है। सर्वहारा वर्ग का अधियानायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, इसने अल्पसंख्यकों व दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की थी। तो इसमें से कोई नहीं होगा ये। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे और इसके जो अन्य सदस्य थे वो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अगर हम लोग 1934 के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो ये कब किया गया था? तो ये देखिए, ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो संयोजक की बात करते हैं तो ये जयप्रकाश नारायण संयोजक थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे ये जयप्रकाश नारायण साहब थे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण साहब को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो जयप्रकाश दिवस जो है ये अप्रैल 1946 में मनाया जाता है, जब वो लाहौर के जेल से रिहा हुए थे तब। देखिए यहाँ पे कौन से जेल हैं? देखिए, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जब वो पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसने राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। इसमें नहीं दिया किस जेल से वो रिहा हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
देखिए 1936 में हस्ताक्षरित बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, कह रहा है कि सही की बात कर रहा है। तो इसके समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये भी सही है। इसके हो जाएंगे 1 और 2। और इसी के साथ जो है ये आज का सेशन जो है यहीं पे एंड होता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।